हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक्स की हम लोग चालू करेंगे और उसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए गाइस, स्टूडेंट्स सोचते हैं थियोरेटिकल पार्ट्स है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहली बात तो दिमाग से ये चीज़ आप निकाल दें कि इसमें आपकी फुल स्कोरिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर टू द पॉइंट और जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको आप तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो आपको फुल स्कोरिंग इकोनॉमिक्स में होने वाली है। तो देखिए है क्या, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली जो बात हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइज हम बात कर रहे थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। ईव का मतलब नॉर्मली इवनिंग से होता है, यानी आज़ादी की शाम। आज़ाद होने के ठीक बाद भारत की क्या स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले हम लोगों की क्या सिचुएशंस थी। ये तो हम सभी अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के पास धन था, प्रॉस्पेरियस थे इंडियन इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, आत्मनिर्भर थी, एग्रेरियन थी। एग्रेरियन मतलब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर डिपेंड करता था और काफ़ी खुशहाल स्थिति में हम लोग थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर हम बात करें, हाथ से बनी हुई चीज़ें, इस तरीके के लघु उद्योग धंधे हमारे यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में थे। कॉटन, सिल्क, प्रीसियस स्टोन, इन सब चीज़ों का हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये तो था बिफोर द ब्रिटिश रूल। लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, ये तो हमें मालूम ही है, सभी को हमने पढ़ा ही है स्टार्टिंग से। भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद, यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो क्या हम लोगों की सिचुएशन हुई। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखिए ब्रिटिश एक रूलर कंट्री थी और हम एक कॉलोनियल हो गया, एक उपनिवेश, एक कॉलोनी की तरह थे हम उनकी। जैसे हमारे आसपास छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं, तो एक बड़ा देश होने के बावजूद हम एक कॉलोनी की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ट्रीट किए जाते थे। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो गाइस, हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती थी। जहाँ उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था, उतनी चीज़ों के लिए वो यहाँ पर काम कर रही थी। दूसरी बात, हम लोगों को एक्सपोर्टर बना दिया गया था रॉ मटेरियल का, यानी जितना भी कच्चा माल था हमारे देश से बाहर ले जाया जा रहा था और इंग्लैंड से तैयार माल को हमारे देश में भेजा जा रहा था। इट मीन्स उस टाइम हम बिग एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चे संसाधन हमारे देश से लेकर के वो लोग चाहते थे और तैयार माल ला कर के हमारे को महंगे दामों में बेच दिया करते थे। तो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था। इसी तरीके से गाइस, अगर हम बात करें नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की, अंग्रेज़ों के टाइम में कोई ख़ास प्रयास नहीं हुआ कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या ग्रो कर रही है, नहीं कर रही, पर कैपिटा इनकम उसका क्या स्टेटस है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम फर्स्ट जो एस्टिमेशन था उसका श्रेय अगर हम दें तो दादा भाई नारोजी को जाता है, जिन्होंने 1876 में फर्स्ट टाइम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1876 में। तो ये आपने याद रखना गाइस, 1 मार्क्स के हिसाब से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और नोटेबल अदर एस्टिमेटर्स थे उस टाइम में, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज एंड आरसी देसाई, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में उस समय सहयोग किया। इसी तरीके से जो साइंटिफिक अगर हम बात करें, सबसे पहला जो भारत में साइंटिफिक अंग्रेज़ों के टाइम में अगर किसी ने एस्टिमेशन किया, दैट वाज डॉक्टर VKRV राव। देखिए गाइस, 1931 में इन्होंने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का उस समय अनुमान लगाया। और अगर देखा जाए कॉलोनियल रूल के दौरान काफ़ी स्लो ग्रोथ था। जो एनुअल ग्रो रेट था नेशनल इनकम का वो सिर्फ 2% था, यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय थी मात्र ऑन एन एवरेज एनुअली 2% के हिसाब से बढ़ रही थी और पर कैपिटा इनकम 0.5% इसका एनुअल ग्रो रेट था। तो गाइस, हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेशन उस समय उन्होंने किया,
हमें रॉ मटेरियल का बिग एक्सपोर्टर बना दिया और अपना तैयार माल को उन्होंने भारत में भेजना चालू किया, यानी हमें उसका इम्पोर्टर बना दिया। नाउ गाइज, वन बाय वन हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि भारत की जो इकनॉमी थी उस टाइम किस तरीके से उसका मूवमेंट चल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए गाइज, अगर आप देखें अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, विलेजेस में रहता था, गाँवों में रहता था। बट उसके बावजूद भी स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन का इतना बड़ा भाग एग्रीकल्चर के अंदर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी फूड के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता थी, यानी काम करने की जो क्षमता थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बहुत कम थी, बहुत स्लो थे। इसी तरीके से गाइस, क्या कारण थे इसके? मेन रीज़न फॉर स्टेग्नेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, 3 या 4 मार्क्स में आपको आ सकता है। तो एक ठहराव था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, क्या कारण थे उस टाइम उस ठहराव के? देखिए, सबसे पहली तो बात थी इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेजों ने बड़ा ही एक यूनिक सिस्टम निकाला लैंड रिवेन्यू का। नॉर्मली होता क्या है, देखिए गाइस, गवर्नमेंट का काम क्या है? टैक्सेशन करना, और वो जो टैक्स है वो लोगों के भले के लिए लगाए जाते हैं, उससे जो पैसा कलेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं लोगों के डेवलपमेंट पे उसको खर्च किया जाता है। बट उन्होंने एक बड़ा ही यूनिक सिस्टम निकाला, ज़मींदारी सिस्टम। इसमें क्या किया उन्होंने? ज़मींदारों को ये पावर दे दी हाई लगान, यानी लगान को वसूलने की। यानी अंग्रेज़ों ने मोटे तौर पे अपना पल्ला झाड़ लिया, ज़मींदारों को ये पावर दे दी कि वो जो टीनेंट फार्मर्स थे उनसे जितना मर्जी वो लगान ले सकते थे। एक बड़ी मात्रा में वो लोग 60 से 70% तक का लगान जो छोटे किसान थे उनसे लेने लगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। अगर वो लगान देने में असमर्थ होते थे तो उनसे भूमि को छीन लिया जाता था, घर का उनसे काम कराया जाता था, बच्चों से, स्त्रियों से बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस सब को देखते हुए एक जो मोटिवेशन होना चाहिए फार्मर्स के अंदर, वो नहीं था। तो पूरी की पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसकी कमर तोड़ने में सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था। ज़मींदारी सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो धीरे धीरे तबाह होने लग गया था। दूसरा अगर बड़ा जो कारण था ठहराव का, वो था फोर्सफुल कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी अंग्रेज़ों ने भारतीय जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उन पर कॉमर्शियल क्रॉप को पैदा करने के लिए दबाव डाला। उनका मेन मोटिव क्या था कि वो भारत के जो किसान हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप को पैदा करें, मेनली इंडिगो क्या था? देखिए, उस टाइम ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जन्म हो रहा था, एक डेवलपिंग स्टेज में थी, तो उनको अपने कपड़ों को रंगने के लिए नील वगैरह की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए इंडिगो की खेती को बढ़ावा दिया जाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी था। तो इस सब के कारण भारत में शॉर्टेज हो गई फूड ग्रेन्स की, रिसोर्सेज की, टेक्नोलॉजी की और इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि उन पे दबाव बनाया गया कि वो पैसे के बदले में इंडिगो को पैदा करें, जिससे उनके बदले में अंग्रेज उन्हें पैसा दिया करते थे। तो उस पैसे के चक्कर में जो एक आत्मनिर्भरता थी, खुद की खाने की व्यवस्था वो जो पहले कर लिया करते थे, वो उनकी होनी बंद हो गई। देखिए, तीसरी जो सबसे बड़ी कमी रही वो थी इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेस। देखिए, कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत में फेस किया गया किस चीज़ को? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सिंचाई की जो सुविधाएं थी, ट्यूबवेल्स वगैरह होनी चाहिए, यानी हमारी जो खेती थी उस टाइम बड़ी मात्रा में बारिश के ऊपर निर्भर थी। बारिश अगर अच्छी मात्रा में हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो अच्छी फसल तैयार हुआ करती थी, और सूखा पड़ जाए किसी वजह से या बाढ़ आ जाए तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता था। फर्टिलाइजर्स की कमी थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आने के कारण, नेचुरल क्लैमिटीज़ आने के कारण जो भारत की जो व्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके की वो नहीं थी। इसी तरीके से देखिए, जो स्मॉल फार्मर्स थे, यानी जो छोटे किसान थे, उनके पास
ना तो रिसोर्सेस थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, ना ही कोई इंसेंटिव था इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि उनका दोनों तरफ से दोहन किया जा रहा था। ज़मींदारी सिस्टम लागू होने के कारण ज़मींदार उनका दोहन कर रहे थे। फोर्सफुल एग्रीकल्चर जो किया जा रहा था, कॉमर्शलाइजेशन, यानी इंडिगो के लिए उनको दबाव बनाया जाता था कि उनको लालच भी दिया जाता था कि इसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे। और कहा जाता है कि इंडिगो की खेती अगर एक बार जिस ज़मीन पर हो जाए वहाँ पर दोबारा से कोई फूड ग्रेन की खेती करना संभव नहीं हो पाता। उसका जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है लैंड की, वो ख़त्म होने लग जाती है, या कह लीजिए कम होने लग जाती है। उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो गाइज़ आज हमने जो एक इन ब्रीफ डिस्कशन किया, हमने देखा कि भारत की जो इकोनॉमी की दशा थी, अंग्रेज़ों के आने से पहले हम क्या थे और उनके आने के बाद हमारी स्थिति किस तरीके से डाउन होती जा रही थी। तो आज बच्चों हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जाना है, और अपने नेक्स्ट सेशन में हम आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स वगैरह के बारे में जानेंगे। उम्मीद है गाइज़ आपको आज जो हमने डिस्कशन किया समझ में आया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप और किस विषय में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर के आ सकूं। तो गाइस जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।